बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की। बाग बगीचा फल फूलों फसलों की हरियाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की। हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को। गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ही दर्शन। कृषि दर्शन 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 कृषि दर्शन। नमस्कार, जोहार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी किसान भाई बहनों का मैं शिखा स्वरूप स्वागत करती हूं। कृषि दर्शन कार्यक्रम में लगातार हम आपको जानकारी देते हैं किस तरह कृषि क्षेत्र का विकास और विस्तार किया जा रहा है, किस तरह कृषि क्षेत्र आगे बढ़ रहा है। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कृषि समाचार में क्या है खास। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं गोपाल कृष्ण। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। राज्य के कृषकों को मिलता है अनुदानित दर पर संकर बीज। आत्मा द्वारा संचालित कृषक पाठशाला से किसान हो सकते हैं लाभान्वित। कंपोस्ट निर्माण को आसान करता है प्लास्टिक टेट्रा बर्मी बेड। राज्य के कृषकों के कल्याणार्थ कृषि निदेशालय द्वारा चलाई जा रही योजनाओं में एक महत्वपूर्ण योजना है अधिसूचित संकर बीज वितरण योजना। इस योजना के तहत धान, मक्का, ज्वार, सरसों एवं सूर्यमुखी के संकर बीज सूचितबद्ध कंपनी के अधिकृत विक्रेता द्वारा अनुदानित दर पर दिए जाने की प्रावधान है। अनुसंसाधनों के दौर से गुजरते हुए कृषि क्षेत्र में भी नई तकनीकों और पद्धतियों के साथ नए बीज इत्यादि का विकास हुआ है। इन्हीं बातों की पूरी जानकारी कृषकों को हो सके, इसके लिए संस्था आत्मा राज्य के विभिन्न जिलों में प्रखंड स्तर पर कृषि पाठशाला चलाती है। इस पाठशाला में चयनित किसानों का कृषि विशेषज्ञों और प्रगतिशील कृषकों द्वारा कृषि संबंधी जानकारियां और प्रशिक्षण दी जाती है। राज्य के कृषक इस पाठशाला से लाभान्वित हो सकते हैं। मसालों में मिर्च हमारे झारखंड में प्रमुख रूप से उपजाई जाती है। वर्तमान समय में मिर्च की पूसा ज्वाला और स्वर्ण तेजस्वी नामक प्रभेदों की बुआई कर कृषक लाभान्वित हो सकते हैं। पूसा ज्वाला और स्वर्ण तेजस्वी ये मिर्च के वैसे प्रभेद हैं जो झारखंड की जलवायु और मिट्टी में बेहतर उपज देते हैं। इनके 500 से 600 ग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई कर और उचित कृषि कार्यों को करके लगभग 80 से 100 क्विंटल तक हरा मिर्च प्राप्त किया जा सकता है। पशुओं में एक बीमारी लगती है कृमि की। पशुओं में कृमि हो जाने की स्थिति में कमजोरी, अरुचि, दस्त के अलावे उत्पादन में कमी आना इत्यादि समस्याएं आती है। उचित समय पर कृमि का इलाज नहीं होने से पशु की जान तक जा सकती है। कृमि के लक्षण होने की स्थिति में एल्बेंडाजोल नामक दवा देना लाभकारी होता है। साथ ही पशु चिकित्सक से सलाह भी लें। बर्मी कंपोस्ट बनाने के काम को सुविधाजनक तरीके से करने के लिए किसान प्लास्टिक से निर्मित प्लास्टिक टेट्रा बर्मी बेड की सहायता ले सकते हैं। ये बेड हल्के होने के कारण कहीं भी लाया ले जा सकता है। बर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए प्लास्टिक टेट्रा बर्मी बेड एक बहुत ही उत्तम उपकरण है। आमतौर पर किसान कंपोस्ट निर्माण के लिए पक्के बेड का निर्माण कराते हैं, जो इस उपकरण की तुलना में महंगा होता है, साथ ही बहुत स्थान घेरता है। इसके बनिस्पत प्लास्टिक टेट्रा बर्मी बेड बहुत सुविधाजनक होता है। हल्के होने के कारण इन्हें कहीं भी स्थानांतरित किया जा सकता है। और अब एक नजर राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के तापमान इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची अधिकतम 24 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 11 डिग्री सेल्सियस। देवघर अधिकतम 25 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 12 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर अधिकतम 28 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 12 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर अधिकतम 26 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 11 डिग्री सेल्सियस। धनबाद अधिकतम 27 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 12 डिग्री सेल्सियस। कृषि समाचार में आज इतना ही, परंतु जाते जाते आपसे निवेदन है कि कोरोना गाइडलाइन का पालन अवश्य करें। संक्रमण से बचते हुए कृषि कार्य करें। अपने और अपने परिवार के सदस्यों को कोरोना टीके की दोनों खुराक अवश्य लगवाएं। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जोहार। तो कृषि समाचार में आपने देखा तकनीक के बारे में, उपकरण के बारे में, साथ ही मौसम का हाल भी जाना और कृषि से संबंधित कुछ नई बातें भी आपको जानने को मिली। अब समय हो चला है एक छोटे से विराम का। विराम के बाद हम जल्द आते हैं। अन्नदाता किसानों की खुशहाली और उनकी आय में बढ़ोतरी के लिए भारत सरकार लगातार प्रयासरत है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 7 वर्षों में
खेती को आधुनिक और किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई निर्णय लिए गए हैं। छोटा किसान बने देश की शान, ये हमारा सपना है। देश के 80% से ज्यादा किसान ऐसे हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से भी कम जमीन है। अब देश में इन्हीं छोटे किसानों को ध्यान में रखते हुए कृषि सुधार किए जा रहे हैं, निर्णय लिए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत 24 फरवरी 2019 को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई थी। पीएम किसान योजना का पूरा खर्च भारत सरकार वहन करती है। इसके तहत लाभार्थी किसानों को हर साल 6,000 रुपए की सम्मान राशि 2,000 रुपए की 3 समान किस्तों में सीधे उनके बैंक खातों में हस्तांतरित की जाती है। अब तक 11 करोड़ से भी अधिक लाभार्थी किसानों के बैंक खातों में 1,58,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे ट्रांसफर की जा चुकी है। किस्तों की जानकारी किसानों को एसएमएस के माध्यम से दी जाती है। இப்போ நேரா நாங்க வந்து பேங்க்குக்கு ஆக்சுவல் போகும்போது அந்த பணத்தை நாங்க வித்ரா பண்ணிட்டு வந்து நாங்க விவசாயம் பண்ணிக்கிறோம்। इस मदद से बुआई के पहले अब किसानों को बीज, खाद, कीटनाशक और कृषि संबंधी अन्य जरूरतों के लिए साहूकारों के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता। અને એના લીધે મારે કોઈ જોડે કે સગા સંબંધી કે મિત્રો જોડે મારે ઉછીના પૈસા લેવાની જરૂર પડતી નથી અને એનાથી હું સારી એવી खेती કરી શકું છું। इस योजना से मिले लाभ तथा आवेदन की स्थिति देखने के लिए पीएम किसान पोर्टल लॉन्च किया गया है। इस पोर्टल के माध्यम से पात्र किसान अपना पंजीकरण स्वयं करने के साथ साथ अब तक मिले लाभ और अपने आवेदन की स्थिति फार्मर्स कॉर्नर से देख सकते हैं। इस योजना का लाभ पात्र किसानों को ही मिल सके, इसके लिए इस प्रक्रिया को फूल प्रूफ बनाते हुए इसे आधार और इनकम टैक्स वेरिफिकेशन के साथ साथ फिजिकल वेरिफिकेशन से भी जोड़ा गया है। इसके अलावा किसानों की सुविधाओं और जानकारी के लिए पीएम किसान मोबाइल ऐप भी विकसित किया गया है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के किसानों को मिल रहा है। इसे हासिल करके हमारा किसान सबल और आत्मनिर्भर हो रहा है। इस स्कीम ने हमारा भारत सरकार ने हमारा किसान के लिए बहुत बड़ा सम्मान दिया है। इसीलिए हम भारत सरकार को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हम बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आत्मनिर्भर भारत की पहचान प्रगतिशील और समर्थ किसान। विराम के बाद आप सभी किसान भाई बहनों का स्वागत है। तो आज की हमारी पहली जानकारी है गोभी वर्गीय फसलों में समेकित कीट प्रबंधन। गोभी वर्गीय फसलें यानी बंद गोभी, गट गोभी, फूल गोभी, ब्रोकली, ये सर्दियों की प्रमुख सब्जियां हैं, तो इसमें बहुत तरीके के रोग और कीट भी लगते हैं। तो इसका समेकित प्रबंधन कैसे करें, चलिए देखते हैं फीचर, लेते हैं जानकारी। खेत में लगे गोभी वर्गीय सब्जियों का उत्पादन अधिक हो, जिससे कि सब्जी उत्पादक किसान अधिक मुनाफा अर्जित कर सकें। इसके लिए ज़रूरी है कि किसान अपने खेत में लगे सब्जियों की उचित देखभाल करते हुए समय समय पर कीटनाशक दवाओं का छिड़काव करना चाहिए। गोभी वर्गीय सब्जियों में गोभी तितली कीट का प्रकोप अधिक होता है। ऐसे कीट पत्तियों को किनारे से खाना शुरू कर देते हैं और मुख्य शिरा को छोड़कर शेष बचे हिस्से को भी क्षति पहुंचा देते हैं। डॉक्टर साहब, आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है। हाँ, किसान भाइयों को भी जोहार, नमस्कार। गोभी वर्गीय फसलों में समय कीट प्रबंधन कैसे की जाती है, ये बतलाइए हमारे किसान भाइयों को। देखिए, सर्वप्रथम तो मैं बताना चाहूँगा कि हमारे झारखंड राज्य में खास करके गोभी जो वर्गीय में खास करके फूल गोभी, बंधा गोभी, गांठ गोभी, ये जो सब्जियां हैं ये सालों भर की जाती है। जब सालों भर हम लोग खेती करते हैं तो क्या होता है कि कीट को लगातार भोजन मिलते रहता है, तो इससे भी कीट की संख्या बढ़ते जाती है। और क्योंकि उसका अगर भोजन को हम लोग ब्रेक कर दें, रोक दें, तो उससे भी काफ़ी कंट्रोल हो जाएगा। परंतु हमारे किसान भाई लगातार खेती करते हैं, क्योंकि उनका एक मुख्य आय है गोभी पैदा करके। तो ऐसी परिस्थितियों में कीट का लगातार खेती करने से कीट का भी प्रकोप ज़्यादा होता रहता है। और जहाँ तक है कि जब कीट का ज़्यादा प्रकोप होता है तो उसकी समस्या को नियंत्रित करना भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे इस तरह के कीड़े के नियंत्रण के लिए हमें समेकित कीट प्रबंधन अपनाना बहुत ज़रूरी होता है। समेकित कीट प्रबंधन का अभिप्राय ये है कि
कीट प्रबंधन की अनेकों विधियाँ हैं, जिससे आदमी करता है कल्चरल कंट्रोल करता है, कर्षण क्रिया जो किसान भाई खेत की जुताई कर देते हैं, जिससे कि जितने भी कीड़े ज़मीन में छुपे रहते हैं वो मर जाते हैं। समुचित मात्रा में पोटास का प्रयोग करते हैं। उसके अलावा बहुत सारे जो कर्षण क्रियाएं होती है, समय से लगाना, देर से लगाना, पानी डालना, ये सब जितनी विधियां होती है, खाद का प्रबंध करना, ये कर्षण में आती है। उसी तरह से कुछ हमारे जैविक नियंत्रण विधियाँ होती है, जिसमें कि हम लोग जैविक कीटनाशक यूज करते हैं या जैविक कीड़ा यूज करते हैं जो कि दुश्मन कीड़ों को ख़त्म कर दे। उसके अलावा हम लोग वनस्पतिक से जो पैदावार से जो मिलती हैं दवा, जैसे नीम से, करंज से, या उसका प्रयोग करते हैं, या जीव से जो भी कुछ दवा बनती है, जैसे बैसिलस थुरिनजेंसिस वायरस से ही बनती है, एनपी वायरस, उसका प्रयोग करते हैं। और अंत में जब हम लोग देखते हैं कि जब सारे कीट नियंत्रण ना हो पाते हैं तो हम लोग जैविक कीटनाशक का प्रयोग करते हैं। ऐसे कीट के प्रकोप से गोभी को बचाने के लिए 12 फेरोमोन ट्रैप प्रति हेक्टेयर की दर से या 1 मिलीलीटर क्विनलफास 25 ईसी को प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करना चाहिए। वहीं शीर्ष छेदक कीट गोभी के शीर्ष भाग पर पहुंचकर छोटी छोटी पत्तियों पर जाल बना देता है। इसके बाद शीर्ष के अंदर पहुंचकर उसे खा जाता है। खास करके अगर गोभी वर्गीय की खेती में देखा जाए, हमारे झारखंड राज्य में खासकर जो सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है कीड़ा, उसको कहते हैं डायमंड बैक मॉथ, हिंदी में उसको कहते हैं हीरा पृष्ठ कीड़ा। किसान भाई इस कीड़े को बहुत आसानी से पहचान लेंगे। ये कीड़े जो है रात में प्रकाश की ओर आकर्षित होता है। जहाँ भी देखेंगे घर के आसपास अगर गोभी लगी हुई है तो कीड़े आएंगे तो इसके पंख पर एक हीरे जैसा धब्बा बना रहेगा, इसीलिए इसको कहते हैं डायमंड बैक मॉथ। और ये जो कीड़ा होता है बहुत नुकसान पहुँचाता है, खास करके हमारे सब्जियों को, गोभी वर्ग की सब्जियों को। मुख्यतः ये जो है बंधा जैसे हुआ उसको खा जाएगा, फूल होगा उसको खा जाएगा। और उसको देखें किसान भाई 8-8 मिलीमीटर के काले काले से मुलायम से त्वचा वो कीड़े आपको मिलेंगे बंधा गोभी के में या फिर फूल गोभी के में देखेंगे। वही कीड़ा खा करके पूरा नुकसान पहुंचाता है। और चूँकि हमारे किसान भाई लगातार खेती कर रहे हैं और इसी परिस्थितियों में वो दवा का प्रयोग करते हैं, तो ये जो कीट है जो अपनी शारीरिक क्रिया प्रणाली में बदलाव ला करके रसायन के प्रति वो रेजिस्टेंट डेवलप कर गया है। कहने का मतलब ये है कि अगर दवा भी हम डालते हैं तो ये कीड़ा नहीं मरता है। तो इसको हम समेकित कीट प्रबंधन से कैसे करेंगे नियंत्रण? इसके लिए सर्वप्रथम है कि हम अपने खेत की जुताई करें। जुताई करने के बाद जितने भी कीड़े रहते हैं वो भी छुप जाते हैं। और जैसे ही ये कीड़ा आना शुरू होता है, ये कीड़ा प्रकाश की तरफ आकर्षित भी होता है। आजकल प्रकाश प्रपंच भी मिल गया है, बैटरी से चलने वाला भी। किसान भाई उसको लगा दें, वो प्रकाश प्रपंच में कीड़े आते हैं, आकर्षित होते हैं और आकर के वो ट्रैप होकर के ख़त्म हो जाते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि जब इस कीट का प्रकोप दिखता है तो किसान भाई जैसे एक लार्वा, मतलब उसकी सुंडी अगर एक पौधे पर दिख रही है तो बीटी बैसिलस थुरिनजेंसिस नाम की एक दवा आती है, उसकी 1 ग्राम मात्रा को 1 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें और उससे काफ़ी नियंत्रण हो जाता है। इस कीट से गोभी वर्गीय पौधों को बचाने के लिए 1 मिलीलीटर नोभाल्यूरॉन 10 ईसी को प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करने से गोभी के पौधे सुरक्षित रहते हैं और उत्पादन भी अधिक होता है। यह देखें कि किसान भाई की कीट उसके बाद भी लग रहा है तो ये जो नीम से निर्मित दवा है इसका 2-3 छिड़काव 10-10 दिन के अंतर पर कर दें। बाकी इस कीट को नियंत्रण करने का सबसे अच्छा समेकित कीट प्रबंधन तरीका ये है, जब भी आप गोभी या बंधा गोभी या जो गांठ गोभी लगा रहे हैं तो ट्रैप क्रॉप का प्रयोग करें, क्योंकि गोभी जो है वो सरसों परिवार से आता है। और इसमें किसान भाई को ये करना है, जब आप गोभी लगा रहे हैं तो 2 लाइन सरसों की लगा दें, फिर 25 लाइन गोभी लगाएं, फिर 2 लाइन सरसों लगाएं, फिर 25 लाइन गोभी लगाएं। यहाँ यह ध्यान रखना है कि शुरू करें सरसों से 2 लाइन की और अंत भी करें सरसों से ही। इससे क्या होता है कि ये कीट जो है खास करके सरसों के ऊपर काफ़ी आकर्षित होता है, वो आ करके उसको खाने लगता है और हमारा बंधा गोभी बच जाता है। तो इसको हम लोग कहते हैं ट्रैप क्रॉप, इसका भी प्रयोग करें तो इस कीट से काफ़ी निजात मिल जाती है और काफ़ी नुकसान से बच जाते हैं और किसान भाई को काफ़ी लाभ होता है। और चूँकि सब्जियां हम खाते हैं, अगर उसमें हम दवा डालेंगे तो उसका नुकसान ही पड़ता है। अगर इन सब चीज़ करने के बाद भी अगर देखते हैं किसान भाई का कीट नियंत्रण नहीं होता है, एक बाज़ार में दवा आती है इमेमेक्टिन बेंजोएट नाम की दवा आती है, उसकी जो है 1 ग्राम मात्रा को 3 लीटर पानी में मिलाना है। कहने का मतलब है कि किसान भाई ये ध्यान रखें कि दवा की मात्रा बहुत ज़रूरी है। आप ज़्यादा मिलाएंगे तो हमारे पर्यावरण को नुकसान भी करेगा और किसान का पैसा भी बर्बाद होगा। चूँकि कीट की मात्रा को नियंत्रण करने के लिए दवा का रिकमेंड किया गया है, तो उसकी जो है 1 ग्राम को 3 लीटर पानी में मिला करके आप छिड़काव करें। इससे क्या होगा कि आपका कीट
नियंत्रण हो जाएगा और काफ़ी लाभ होगा। जैविक कीट बनाना है, जैविक कीट की विधियाँ क्या है जो जैविक से बना सके हमारे किसान भाई, जो सुलभ हो? देखिए, सबसे पहले जैसे मैंने बताया, किसान भाई के पास नीम का बीज है जी, एकदम आसानी से उपलब्ध है। जून में नीम का गिरी बनता है, वो गिरता है तो उसको आप किसान भाई चुन लें। चुनने के उपरांत छाया में सुखा लें, सुखाने के पास उसको रख लें, और रखने के लिए जब भी ज़रूरत पड़े तो 1 किलो मटर का बीज को चूरा बनाएं। चूरा बनाने के बाद उसको 20 लीटर पानी में रात भर के लिए भिगो दें और सुबह उसे छान करके उसका आप छिड़काव करें, तो उससे भी काफ़ी लाभ हो जाता है। किसान भाई ये काम अपने घर में भी कर सकते हैं और उसको बना भी सकते हैं। और मैं ये कहूँगा हर एक किसान भाई को कि नीम का पौधा ज़रूर लगाएं, ताकि कीट नियंत्रण में उसके जो बीज हैं वो काफ़ी सहायक होते हैं। और इससे बाज़ार में भी उपलब्ध है नीम से निर्मित दवा, उसका भी आप प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा और कौन कौन सा कीट हमारे गोभी वर्गीय सब्जियों को नुकसान? देखिए, अभी गोभी वर्गीयों के समय में चूँकि सब्जियां ऐसी होती है कि थोड़ा सा भी कीट लग जाएगा तो उसकी आकृति बदल जाती है, उसकी देखने का तरीका बदल जाता है, तो मार्केट का उसका वैल्यू घट जाता है। उसके अलावा जो दूसरा मुख्य कीड़ा जो हमारे राज्य में लगता है, खास करके माहू कीड़ा लगता है। माहू कीड़ा होता है, काले काले माहू होते हैं जो कि पत्तियों पर बैठ करके और मुलायम बंधों से भी या फूलों से भी वो रस चूसते हैं, जिससे क्या होता है कि पौधों की बढ़वार रुक जाती है और इससे काफ़ी किसान भाई को नुकसान होता है। जो फल बनते हैं, सब्जियां बनती है, फूल गोभी या बंदा गोभी, उसकी आकृति बदल जाती है, तो उसका भी नियंत्रण करना बहुत ज़रूरी है किसान भाई को। और ये कीट जो है, जैसे ही ठंडा बढ़ेगा, हल्का सा बादल गिरेगा और मौसम में नमी रहेगी, तो इस कीट का प्रकोप काफ़ी बढ़ता है। अगर बादलनुमा समय होता है तो बहुत, और ये कीट जो है बहुत तीव्र गति से बढ़ते हैं। और ऐसी परिस्थिति में अगर किसान भाई को ये दिखे तो नीम से निर्मित दवा, जैसे मैंने बताया, नीम की क्या तेल के से नियंत्रण कर लेंगे। तो चलिए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और आपको देते हैं अपनी दूसरी जानकारी। तो हमारी दूसरी जानकारी, जाड़े के मौसम में दुधारू पशुओं की देखभाल। जिस तरह ठंड के मौसम में हम अपनी देखभाल करते हैं, अपने बच्चों की देखभाल करते हैं, उसी तरह दुधारू पशुओं की भी देखभाल करनी चाहिए। तो जो भी हमारे किसान भाई हैं जो डेयरी व्यवसाय कर रहे हैं, उनके लिए जानना बेहद ज़रूरी है कि जाड़े के मौसम में दुधारू पशुओं की देखभाल कैसे करें। चलिए मिलते हैं विशेषज्ञ से और लेते हैं जानकारी। आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो हम यही जानना चाहेंगे कि चूँकि ठंड का मौसम है और इस समय दुधारू पशुओं की देखभाल की आवश्यकता है, तो किस प्रकार से किया जाए कि वो सुरक्षित रहे? हाँ, किसान भाइयों जोहार। खास करके अभी ठंड के मौसम में जो जैसी चर्चा हो रही है, तो किसानों को पशु के स्वास्थ्य प्रबंधन में और उनके आहार प्रबंधन में काफ़ी ध्यान देने की ज़रूरत होती है, क्योंकि यह एक समय होता है जिसमें कि आप अगर अपने पशुओं के भोजन पे अगर पूर्ण रूप में अच्छी ढंग से ध्यान देते हैं, खास करके संतुलित आहार में, जैसे कि हरा चारा में भी जैसे कि आपकी दलहनी हो या दलहनी हो, या साथ में मिनरल मिक्सचर है या लवण मिक्सचर है, तो इन सभी का अगर अपने पशुओं पे आहार प्रबंधन में सही करते हैं तो इस ठंड के मौसम में आपकी उससे क्या होगा कि दूध का उत्पादन भी बढ़ेगा, उसमें पशुओं में आपके उसके स्वास्थ्य भी अच्छा असर पड़ेगा, और ख़ास करके जो आपकी आमदनी पशुओं से आनी होती है वो अच्छी आएगी। तो खास करके जैसे हम आहार प्रबंधन की बात कर रहे हैं, तो आहार प्रबंधन में खास करके किसान भाइयों, जैसे कि आपकी वो जो चारे तो होते ही हैं, साथ में जैसे इसमें हम अलग से जो प्रबंधन करते हैं, तो उसमें जैसे दाना, जैसे गेहूं की हो या बाजरे की हो या मक्के की हो, तो दर्रा के रूप में जो हम देते हैं, तो उसकी भी अनुपात, जैसे अगर आप दलहनी या तिलहनी फसलों के साथ या और दलहनी दे रहे हैं, तो उसका करीब 40 से 45% की मात्रा जो है वो आपके दर्रे के रूप में, अनाज के दर्रे, जैसे मैंने कहा गेहूं है, मक्का है, ज्वार है, बाजरा है, इनकी होनी चाहिए। और ख़ास करके जैसे शाह उत्पाद, जैसे कि हम सब चुन्नी की बात करते हैं या भूसी की बात करते हैं, जैसे कि आपकी वो राइस ब्रान हो गए या फिर वो चोकर हो गया, आपके दलहनी अनाज हो गए जैसे चने के, तो ये सब होते हैं, तो इसकी मात्रा करीब 30 से 36% होनी चाहिए। और साथ में जैसे कि खल्ली, तो जैसे सरसों की खल्ली हो गई या अन्य खल्लियाँ हो गई, तो इसको भी आप अपने पशु के आहार में अगर देते हैं 16 से 20%, तो यह जो है काफ़ी आपके पशुओं के लिए अच्छी हो जाती है। और साथ में जैसे इसमें आप मिनरल मिक्सचर देना ना भूलें, मिनरल मिक्सचर भी करीब 2% के आसपास दी जाती है पशुओं को उनकी अवस्था के मुताबिक। और जैसे लवण है, जो नमक कहते हैं, तो इसकी भी मात्रा 1% होनी चाहिए, जो हम संतुलित आहार की बात कर रहे हैं। खास करके पशुओं, जैसे आप देखेंगे कि आपकी अगर पशुएँ दूध दे रही हैं, तो आपके मन में आएगा कि हमें इनको कितना दाना देना चाहिए। तो इसमें आपको किसान भाइयों आपको बताना चाहता हूँ, खासकर सर्द के मौसम में जो आप देख रहे हैं, इसमें अगर प्रति 1 किलोग्राम अगर गाय दूध दे रही है या पशुएं दूध दे रही है, इसको कम से कम 400 ग्राम की जो दाना मिक्सचर है वो आपको देने की ज़रूरत है।
और अगर आपको पशु अगर मिनरल मिक्सचर की हम बात करें तो इसमें करीब 100 से 200 ग्राम जो है प्रति जानवर जो है आपको देने की आवश्यकता होती है। तो इस तरह से अगर आप अपने पशुओं को अगर आप आहार देते हैं तो ये संतुलित, अगर आपके पास मान के चलें किसान भाइयों, अगर आपके पास हरा चारा ना हो तो उस केस में कम से कम जो है 2 किलो जो है अनाज की दर्रा जो है आपको वो उसको भोजन के साथ जो है आपको चारे के साथ आपको मिला के देने की ज़रूरत होती है। तो इस तरह से अगर अपने पशुओं को अगर आहार प्रबंधन करें, और सबसे बड़ी बात क्या होती है कि उसकी अवस्था के मुताबिक, जैसे मैंने तो अभी दुधारू पशुओं की बात करी, तो लेकिन वैसे पशु हैं जो अभी जैसे कि गर्भाधान धारण किए हैं, तो उसमें जैसे खास करके जब आप हैं तो इसमें अगर आप उस समय अगर बढ़िया पोषण आहार आप करते हैं तो यह क्या होता है, आपकी जो दूध की जो ये बच्चे देगी तो उसमें क्या होता है कि आपके दूध की पैदावार भी काफ़ी बढ़ जाती है। जैसे कि अगर आप देखें किसान भाइयों कि जैसे कि आप अगर आपके पशु जो अगर गर्भाधान किए हुए हैं तो इसमें जैसे कि मान लीजिए 2 से 3 देसी गर्भाधान कर लिए हो तो कम से कम इसमें जैसे कि दलहनी चारा जो है वो अब 6 से 7 किलोग्राम जो दें, और साथ में दलहनी जो है, जैसे दलहनी में जैसे कि आपकी बरसीम हो गई या फिर आपकी ये लोबिया हो गई, और दलहनी में जैसे कि हम कह रहे हैं जिसमें आपके ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, मक्का हो गया, गेहूं हो गया, धान हो गया, तो इनके जो भूसे होते हैं तो उसको और दलहनी कहते हैं। तो दोनों का मिक्सचर करीब 6 से 7 किलोग्राम प्रतिदिन दें, और साथ में जैसे मिनरल मिक्सचर मैंने कहा कि 100 से 150 जो ग्राम दें, और नमक की मात्रा जो है वो भी करीब 1% दें। तो इस तरह से अगर आप उसको अवस्था के मुताबिक, और जैसी जैसी अवस्था बढ़ती है तो वो जैसे कि अगर बच्चे जब से वो वो अब जब बच्चे देने की स्थिति में आती है तो उस केस में कम से कम आप उसको जो है 20 से 25 kg का कम से कम जो है आप चारा कर दें, और साथ में जैसे लवण मिक्सचर मैंने बात बताई तो इसकी मात्रा बढ़ जाती है, करीब जब करीब आप 1 से 1.5 kg तक आप उसको दे सकते हैं। बिल्कुल। तो इस तरह से क्या है कि आपकी आहार जो है संतुलित आहार करने से इसके रोग से लड़ने की क्षमता भी बढ़ती है, प्रजनन क्षमता भी पशुओं में बढ़ती है, साथ में जो मैंने कहा दूध देने की क्षमता बढ़ती है। और सबसे बड़ी बात क्या होती है, जो एक जैसे पशुओं में पशुधन में क्या होता है कि एक बयान के बाद जो दूसरी बयान होती है तो इसकी इंटरवल, अगर पशुओं की स्वास्थ्य अच्छी रहती है तो आपको जो है सेकेंड जो बच्चे देने होती है तो उसका अंतराल जो है वो कम हो जाता है। बिल्कुल। किसान भाइयों, आपने देखा कि किस प्रकार से दुधारू पशुओं में अवस्था के अनुसार अगर चारा की व्यवस्था की जाए तो निश्चित रूप से रोग से लड़ने की क्षमता भी बढ़ती है और आपके पशु जो है वो सुरक्षित होते हैं। लेकिन सर, चूँकि ठंड का मौसम है तो इसमें आवास की व्यवस्था कैसी होनी चाहिए? बिल्कुल, खास करके जब आवास की जब जैसे देखते हैं झारखंड के प्रदेश में तो यहाँ पे अगर जैसे आपको जैसी शीतलहरी वगैरह चल रही होती है तो उसमें आप यह सुनिश्चित करें कि आपकी जो आवास है उसमें जैसे कि आप उसमें ठंडी हवाओं का प्रवेश जो है वो आप उसमें आप रोक लगा, जैसे आपने टाट का भी निर्माण आप करते हैं, अगर पक्की हो तो और अच्छी बात है, नहीं तो अगर टाट की भी है तो उसमें क्या करें, चारों तरफ से प्लास्टिक की जो शीट आती है तो उससे आप कवर कर दें। और पशु के अंदर जो आवास स्थल होता है तो उसमें कम से कम जैसे साइड में आप उसको थोड़ी आग की व्यवस्था करें ताकि उसके जो धुएं निकलते हैं उससे गर्माहट आती है और पशुएं भी कंफर्टेबल महसूस करती हैं। और साथ में क्या होती है, जो उसमें अगर मच्छर वगैरह का भी प्रकोप होता है तो उस धुएं से मच्छर का भी प्रकोप कम होता है। कहने का मतलब है कि उसके आग की व्यवस्था से क्या होती है कि पशुएं जो होती हैं वो थोड़ा सा आपको उसमें गर्माहट आ जाती है ताकि जो न्यूनतम तापमान बाहर रहता है तो अंदर का तापमान पशुओं के लिए उपयुक्त रहता है। जी, एक चीज़ मैं और भी जानना चाहूँगा सर, चूँकि इसमें जो पानी दिया जाता है तो वो क्या थोड़ा उषुम वगैरह दिया जा सकता है? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। पानी जैसे आप देते हैं तो उसमें शुष्क गर्म करके आप उसको हल्का दें तो उससे भी क्या होती है, पशुओं को गर्माहट मिलती है और पशुएं जो है जैसे कि पानी भी भरपूर मात्रा में पी पाती हैं ताकि उनके शरीर का जो ये है उसकी जो है वो बनी रहती है। अच्छा, ये तो आवास की बात हो गई, लेकिन जो पशु चर रहे हैं उसके लिए क्या क्या देखभाल की आवश्यकता इसमें पड़ेगी? निश्चित तौर पे जैसे मैंने कहा कि और खास कर जैसे अब ठंड के बारे में बात करी तो उसमें जैसे अगर ज़्यादा ठंड पड़ रहा होता है तो जो हमारी जूट के जो बोरे आते हैं तो या आप उसके ऊपर पशुओं को ढक भी सकते हैं शरीर के ऊपर ताकि उसे ठंडा उससे गर्मापन बनी रहती है। और खासकर जो पशुएं जो बाहर में रहती हैं जो खासकर किसान भाइयों, आप पशुओं को ऐसे ना छोड़ें, उसको आप जो है स्टॉल फीडिंग करें जैसे मैंने भी बताया। तो उससे क्या होती है कि उससे जो प्रजनन की क्षमता होती है जो मैंने बताया तो उससे क्या होता है कि वो जल्दी गर्भ धारण की क्षमता में आ जाती है अगर उसका आहार प्रबंधन आप सही करते हैं। तो इसलिए पशुओं को आप खुला ना छोड़ें, उसकी आप प्रबंधन करें, खास करके पोषक प्रबंधन, तो उससे आपको उचित लाभ जो है वो आपको पशुधन से मिल पाता है। तो किसान भाई बहनों, आज की हमारी दोनों जानकारियाँ आपको कैसी लगी? अगर आपके पास भी कोई जानकारी हो हमें देने के लिए या हमसे कोई जानकारी लेनी हो
तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। हमारा पता है कृषि दर्शन कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक दूरदर्शन केंद्र रातू रोड रांची। हमारा पिन संख्या है 834001। अब समय हो चला है आप सबसे विदा लेने का। इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ही दर्शन। कृषि दर्शन 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 कृषि दर्शन।